हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे लॉ के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जो दोस्तों उत्तराखंड जुडिशरी का जो 2011 का पेपर हुआ था उसी पेपर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा पार्ट होगा ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर को आपने अगर उसको नहीं वॉच किया है तो साथियों आप उसको ज़रूर वॉच करें। उसमें मैंने 152 क्वेश्चन तक करवा दिया है। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं सेशन, इसमें 153 नंबर से लेकर के 200 नंबर के बीच का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन को हम इस सेशन में डील करने वाले हैं। दोस्तों देखिए बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 153 की हम बात करते हैं। साथियों इसलिए 153 की हम बात करते हैं क्योंकि 152 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में करा दिया। ये सेकेंड लेक्चर है और यहाँ पे हम 153 नंबर क्वेश्चन से हम डील करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वैध हिबा दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। मीन्स कि इसमें दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। और डी वाले में कह रहा है लिखित तथा रजिस्ट्रीकृति के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ दिखता रहेगा। मीन्स कि जो बातें लिखी हैं ये दिखती रहेंगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त निम्न है। अगर दान हम लोग करते हैं तो आवश्यक है क्या क्या, निम्नलिखित 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। पहला, दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा ईजाब कहा जाता है। दूसरा कह रहा है दान ग्रहीता द्वारा दान की स्वीकृति कबूल कहा जाता है। तीसरा कहता है दान की विषय वस्तु के कब्जे का परिदत्त। इसको 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 154 की हम बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे लिख रहा है मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति के कितने हिस्सों की वसीयत की जा सकती है। तो साथियों ये बात आप सभी लोगों को पता है, संपत्ति का 1/3 का ही संपत्ति का आप वसीयत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कहाँ पे? मुस्लिम विधि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में देखिए कह रहा है यदि कोई मुसलमान वसीयत के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण करता है तो वह 1/3 से अधिक का नहीं कर सकता है। वह शेष 2/3 भाग उसके वसीयत को प्राप्त होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 155 है। 155 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों यहाँ पे दहेज मेहर। दहेज मेहर पूर्णतः किसका है? मीन्स कि जो दहेज का जो मेहर होता है पूर्णतः किसका होता है? तो साथियों ये किसका होता है? ये पत्नी का होता है। पत्नी को जो मेहर की रकम होती है ये किसको देना होता है? ये पति के द्वारा पत्नी को अपने देना जाना चाहिए। और ये किस लिए दिया जाता है? एज ए रिस्पेक्ट में ये मेहर दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों इसके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कोई भी वस्तु जिसको पत्नी विवाह की संविदा के कारण अपने पति से पाने का हकदार होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको हक मेहर कहा जाता है। और उसी मेहर के बारे में बात कर रही है। दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है जो कि भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है। और दोस्तों इसी भारतीय दंड संहिता के टॉपिक को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की। क्वेश्चन नंबर 156 में कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि अपराध शब्द के बारे में धारा 40 के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। जब हम इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बातें सारी हमको देखने को मिलती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार इस संहिता के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय तथा धाराओं के सिवा इस संहिता की धारा दंडित की गई है कि साबित को घोतक करता है। मीन्स कि जो ये अपराध शब्द है ये धारा 40 के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 157 की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उद्यापन शब्द को परिभाषित किया गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि 383 के अंतर्गत धारा 383 के अंतर्गत उद्यापन शब्द को आईपीसी में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख करके आप समझ रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है वो इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है जो आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये उत्तराखंड जुडिशरी का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 158 की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डकैती में घातक आयुध मीन्स की जो घातक आयुध होता है जो बंदूक होता है उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास निहित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए 7 वर्ष का कारावास निहित किया जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। धारा 398 के अनुसार यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी घातक आयुधों से सुसज्जित होता है मीन्स की होगा तो वह कारावास से जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं हो सकता है। उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 159 की। तो इसमें कह रहा है भारतीय दंड संहिता
कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में क्रूरता की परिभाषा को दिया गया। जो क्रूरता होता है इसको किसके अंतर्गत, किस परिभाषा के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। तो दोस्तों जो क्रूरता के बारे में बताया जाता है ये कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है 498 में। जब हम क्रूरता की बात करते हैं तो 498A के अंतर्गत ये क्रूरता का मामला हमको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 की। क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अब जो आत्महत्या का दंड होता है किस धारा में प्रावधान किया गया, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयास के लिए दंड के बारे में प्रावधान, धारा 307 में हत्या के प्रयत्न के लिए प्रावधान तथा धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान करता है, जबकि धारा 376 बलात्कार के लिए दंड के बारे में प्रावधान करता है। तो ये तीनों कंडीशंस को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में। अब 161 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, अब 161 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट, ये कह रहा है साथियों कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, जो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भावना शब्द को उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो सद्भावना शब्द का उपयोग में कब नहीं लाया जाता, तो धारा 90 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में सद्भावना शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मीन्स की जो सद्भावना में, जो गुड फेथ में काम किया जाता है वो यहाँ पे नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 162 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अंतरित विदेश का सिद्धांत निहित है। तो ये किसमें निहित किया गया है, तो 162 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, 162 वाला आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, धारा 301 के अंतर्गत किया गया। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि अंतरित विदेश का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में उपबंधित है। इस धारा में जिस व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध के बारे में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। तो 163 में कह रहा है किस वाद में भारतीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा जाएगा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं कहा गया। मीन्स कि जो ये अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस दिया, ज्ञान कौर का मामला दिया, उपरोक्त में से किसी मामले में ये नहीं कहा गया कि 309 को क्या किया जा सकता है, हटा देना चाहिए पार्लियामेंट को। क्वेश्चन नंबर 164 की बात हम करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया। अब दोस्तों हम विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात करते हैं। तो जब विधि विरुद्ध जमाव की हम बात करते हैं तो ये परिभाषित धारा 140 के अंतर्गत किया है। जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो वहीं पे हमको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं। किस धारा में एक जल्लाद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में एक अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत फांसी की सजा देता है तो वह अपराध के दायित्व से मुक्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सेक्शन नंबर 76 में नहीं इस प्रकार का कोई प्रोविज़न दिया गया, 77 में भी नहीं दिया, 79 में भी नहीं दिया गया, ये प्रोविज़न 78 में दिया गया और 78 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी वाला होगा। अब इसके आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है 165 में कि उक्त प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 78 में उपबंधित है, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुपालन में किए गए कार्य के बारे में प्रावधान करती है। लेकिन धारा 78 यहाँ पर मेंशन नहीं किया है और उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पे मेंशन किया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। जब क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं साथियों तो यहाँ पे दे रहा है ए और बी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर उसका पर्स मांग लेता है, परिणाम स्वरूप अपना पर्स उसे दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ए ने किया है। तो दोस्तों इस प्रकार का कौन सा अपराध हो गया, तो ये लूट का अपराध हो गया अगर इस प्रकार से पिस्तौल दिखा करके लिया जा रहा है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रश्नगत समस्या धारा 390 के दृष्टांत ख पर आधारित है, यहाँ पर ए लूट का अपराध का दोषी होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन बता रहे हैं उस इलस्ट्रेशन को आप जाइएगा बेयर एक्ट में मार्क करिएगा और वो चीज़ों को आप क्या करिएगा, केयरफुली एक दो बार रीड करिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस उम्र तक की लड़की का भारत में बाहर के किसी देश या जम्मू कश्मीर के आयात करना 10 वर्ष तक के कारावास के लिए दंडित का विधान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बी इसलिए होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए भी बात कर रहा है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ही ऑब्सोलीट हो गया, क्वेश्चन पुराना हो गया क्योंकि अब आप सभी को पता है J&K हमारे भारत का पार्ट हो गया है। कब से, जब से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 31 अक्टूबर 2019 के बाद से हमारा J&K पार्ट हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है कि
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये धारा कौन कह रहा है? धारा ये 85 के अंतर्गत ये बात की जा रही है। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 85 विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में, धारा 85 अनैच्छिक मतता के बारे में तथा धारा 86 स्वैच्छिक मतता के बारे में एवं धारा 87 सहमति से सिद्धांत के बारे में प्रावधान करती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको देख करके पता चल रहा होगा कि कहाँ से किस किस लेवल का, किस किस अंडरस्टैंडिंग का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं यहाँ पे, तो लिखा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्युकालिक करने तक किया जा सकता है। मीन्स कि जो मृत्युकालिक हम लोग करते हैं उस तक किया जा सकता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 169। एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा है। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा। उपरोक्त सभी की बात करता है। मृत्यु की आशंका हो, घोर उपहति की आशंका हो और बलात्संग करने का आशय हो, तब आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी व्यक्ति का जान ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 की हम बात करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? तो दोस्तों ये कहाँ बताया गया? धारा 379 के अंतर्गत बताया गया। अब देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है कि चोरी के बारे में दंड का प्रावधान, जो चोरी होता है इसके बारे में दंड का प्रावधान धारा 379 में किया गया है, जो कि 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने अथवा दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 171 की अगर हम बात करते हैं तो 171 में कह रहा है एपी राज्य बनाम आर पुनैया वाद में भारतीय दंड संहिता की किस धाराओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 304 ए तथा धारा 304 बी, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है किस वाद में न्यायालय में सामान्य आशय में अंतर को स्पष्ट किया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का मामला है और इसी के मामले में क्या किया गया था? ये बताया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि प्रश्नगत चोरीवाद सामान्य आशय पर अग्रवाणीवाद है। इसमें से महबूब शाह बनाम एम्परर के वाद में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय मीन्स की कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच को क्या किया था? अंतर को स्थापित किया था। कॉमन इंटेंशन धारा 34 में और कॉमन ऑब्जेक्ट धारा 149 में है। इन दोनों के बारे में आपने देख लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। क्वेश्चन नंबर 173 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत मामला कारित किया जा सकता है। मामला कारित किया कैसे जा सकता है? भावभंगिमा या कोई तैयारी करके क्या किया जा सकता है? किसी मामले को कारित किया जा सकता है। 174 की हम बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करना वध तक हो सकता है? तो दोस्तों ये कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया धारा 103 के अंतर्गत बताया गया। आईपीसी जब हम देखते हैं तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कालित करने के अधिकार तथा धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कालित करने के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? धारा 405 के अंतर्गत इसके परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा थल सेना और नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? तो दोस्तों ये कौन करता है? तो यहाँ पे जो करने का कार्य करता है वो धारा यहाँ पे 131 से लेकर के 140 के बीच में इसके बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं शब्दावली विकृत चित्त व्यक्ति के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया है, ये भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया। जो विकृत चित्त व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैकनॉटन रूल के बारे में बात किया जाता है, इसको भारतीय दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 178 और यहाँ पे क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है। अब दुष्प्रेरण के अपराध में क्या सम्मिलित है साथियों? तो उपरोक्त सभी दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है। मीन्स की सहायता करना, षड्यंत्र करना और उकसाना। और ये कहाँ पे हमको डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर जब हम 107 हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको मिलता है। किस चीज़ का? सहायता करना, षड्यंत्र करना और उकसाना, यही इस एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 179 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है निम्न लेखकों में से किसने अवधारित किया है कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षमा नहीं की जा सकती है क्योंकि वह उसे जानने के लिए आबद्ध है। ये बात किसने कहा है? तो ये बात ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 180 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय समाज में
मृत्युदंड नहीं हटाया जा सकता। मीन्स कि भारतीय समाज से मृत्युदंड नहीं हटाया जा सकता। उम्र कैद एक नियम है और मृत्यु अपवाद है। उच्च न्यायालय के किस मामले में निर्णय दिया जा चुका है कि मृत्युदंड विरल से विरल मामले में देना चाहिए? तो आपको सभी लोगों को पता है, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में ये बात किया गया। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का ये मामला है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता से है। दोस्तों अब यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से जो 181 नंबर वाला आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की अधिकतम अवधि क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की। तो 182 में कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। क्या पारित कर सकता है? 7 वर्ष से कम कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवा ऐसा कोई दंड दे सकता है जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत हो। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 की बात करता है। यहाँ पे 183 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध किया गया? तो साथियों ये धारा 358 के अंतर्गत प्रतिकर देने के बारे में बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार प्राप्त होता है हो जाता है जब वो अन्वेषण पूरा कर लेता है। कब कर लेता है? 90 दिन या 60 दिन के अंदर, तब उसको क्या दिया जा सकता है? उसको जमानत दिया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। 165 में कह रहा है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया? तो 185 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये डी वाला होगा। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में इस प्रकार के बात को किया गया और उसी से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 186 की। अब 186 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि केवल विधित वैवाहिक विहित पत्नी ही धारा 125 में दंड प्रक्रिया के सहित के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो ये बात कहा किया गया, ये सविता बेन शोभाबाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य के मामले में इस प्रकार की बात कहा गया। भाई मेंटेनेंस वही ले सकता है ना जो उसकी ओरिजिनल पत्नी होगी। अब कोई भी तो जा करके मेंटेनेंस तो फाइल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 187 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है? तो कौन सी धारा है केस डायरी से संबंधित? तो धारा 172 जो होती है साथियों ये हमारा केस डायरी से संबंधित होती है। धारा 172 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है। अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाहियों को मीन्स की कितने दिन में मीन्स की दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा जिसे वह समय समय पर इत्तिला मिलती है कि वह समय समय पर उसे अन्वेषण आरंभ किया था। जब समाप्त कर लिया जाता है या स्थान पे तो वो अन्वेषण डायरी को क्या किया जा सकता है? एक डायरी एक विवरण के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाँ पुलिस के द्वारा कब कब किस प्रकार से अन्वेषण किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की। तो 188 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 362 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 की बात करते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आरोप में किसी संशोधन किसी संयोजन अथवा परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया? तो ये बात कहाँ किया गया? ये बात किया गया है धारा 216 के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की। तो यहाँ पे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों तलाशी वारंट जारी करने का प्रावधान धारा 93 के अंतर्गत दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 191 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्नलिखित में से किस विषय में प्रावधान करती है? तो किस विषय में प्रावधान करती है? तो ये करती है संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में साथियों कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृतियों तथा कथन के अभिलेखों के बारे में प्रावधान करती है और उसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 192 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? तो ये बात कौन कह रहा है साथियों? तो धारा 160 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बात कही जा रही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 160 क्लॉज 1 के परंतुक के अनुसार परंतुक किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से ऐसे स्थान से जिसने ऐसे पुरुष या स्त्री निवास करता है भिन्न किसी स्थान पर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मीन्स कि इस प्रकार के जगहों पे उसको नहीं बुलाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 193 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। तो ये कहाँ पे दी गई है, तो धारा 2C के अंतर्गत इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 194 की बात करते हैं। तो 194 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी मीन्स की अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है। तो ये धारा 161 के अंतर्गत यहाँ पे इस प्रकार से करता है। क्वेश्चन नंबर 195 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। तो किसके अंतर्गत किया गया है, तो साथियों दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में इसको किया गया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में दंड प्रक्रिया संहिता की 125 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण भत्ता की राशि कितनी होगी। तो साथियों बिना किसी सीमा के ये हो सकता है, जितनी उसके हस्बैंड की इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको भरण पोषण दिलवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 की हम बात करते हैं। किसी जिले के लिए लोक अभियोजन नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार जो होता है वही प्राधिकृत है। और ये कहाँ बताया गया है, पीपी साहब के बारे में। तो धारा 24 के अंतर्गत ये सारी बातों को हमको बताया गया है। अब 198 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे साथियों की, जो कि हमारे CRPC से कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने का अधिकार किस न्यायालय को है। तो ये अग्रिम जमानत देने का अधिकार सेशन न्यायालय या हाईकोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 199 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा लोक अभियोजन एवं अभियोजन वापस लेने हेतु प्राधिकृत करती है। तो दोस्तों ये कौन करती है, तो धारा 321 के अंतर्गत ये किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। धारा 321 के अनुसार किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचार किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान दिया गया। तो दोस्तों ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है धारा 360 से लेकर के 265 के अंतर्गत ये दिया गया है। अब देखिए 200 ये ऑप्शन गलत है, मीन्स कि दिया गया है कहाँ पे 260 से लेकर के 265 के अंतर्गत ये दिया गया संक्षिप्त विचारण के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोगों ने पूरा 200 के 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी 152 क्वेश्चन तक करा दिया। सेकंड पार्ट में मैंने 153 से लेकर के 200 के बीच में जितने क्वेश्चन बन रहे थे 2011 के, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कराने का भरपूर प्रयास किया है। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।